नमस्कार बच्चों, मैं अभिषेक आप सभी का विद्या अभियान में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, जिसमें से 2 वीडियो में हमने मैट्रिक्स के डेफिनेशन और टाइप्स को देखा था, और इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स रिलेटेड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 और किसी सिन्हा वाला। ठीक ना। तो आज इसी सीरीज में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स या कहो ऑपरेशन ऑफ ऑन मैट्रिसेस। ठीक, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड या कह सकते हो इसी को और ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। और दूसरा हम लोग आज सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, क्या क्या उसका फंडामेंटल रहता है मल्टीप्लाई करने टाइम, तो ये चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक ना। इसमें तो देखो, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग ये सीखेंगे कि कब मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, ये सब कब यूज़ में आएगा, कब हम इन लोग को यूज़ कर सकते हैं, ये सभी को। तो ध्यान देना यहाँ पे कि मैट्रिक्स को हम लोग तभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स या जितने भी मैट्रिक्स को ऐड करना हो उन सभी का ऑर्डर सेम हो। फर्स्ट में क्या ध्यान देना बच्चा, फर्स्ट में ये ध्यान देना है कि जो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा जिस भी मैट्रिक्स को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो फर्स्ट में क्या ध्यान देना है, उसके ऑर्डर पे ध्यान देना है। अगर ऑर्डर सेम हुआ तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक ना, तभी उसको हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं रहा तो हम उसको ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो वही मान लेते हैं यहाँ पे हम कि ए, बी और सी 3 मैट्रिसेस है। ठीक, 3 मैट्रिसेस है और तीनों का ऑर्डर m/n है या mn है। ठीक ना, तो mn कुछ भी हो सकता है, 2/3, 3/3, 3/4, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो मान लेते हैं सभी का ऑर्डर सेम है। ठीक ना, तीनों का ऑर्डर सेम है, तब उसका एडिशन एग्जिस्ट करेगा, यानी a प्लस बी कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी भी कर सकते हैं, तब ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, a माइनस बी भी कर सकते हैं, b माइनस सी भी कर सकते हैं, a माइनस सी भी कर सकते हैं। कब? जब ऑर्डर सेम रहेगा। थर्ड में क्या, कम्यूटेटिव होगा। वो मीन्स अगर a प्लस बी हम निकाल रहे हैं, ऐसा a प्लस बी फाइंड कर रहे हैं, तो b प्लस a प्लस बी के इक्वल होगा। इस क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दो, सबसे फर्स्ट में क्या है, यहाँ हमने माना है a इक्वल टू ये मैट्रिक्स है और b इक्वल टू इस मैट्रिक्स का वैल्यू ये है। तो हमें क्या निकालना है, a प्लस बी। तो चलो a प्लस बी निकालते हैं। तो a प्लस बी, तो कुछ नहीं करना है। पिछले वीडियो में हमने कैसे देखा था कि हर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट रहेगा मैट्रिक्स में, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होता है। तो क्या करना है, पहले a है, पहले a को लिखो 2 3 4 2, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाओ। फिर क्या है, बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स का वैल्यू ये है 1 -2 3 5, ये है बच्चा। तो देखो, हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में ये सीखा था कि 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होता है जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, ही ना होता है। तो यहाँ 2 मैट्रिक्स को हम तभी ऐड करेंगे जब उसका ऑर्डर सेम होता है। फर्स्ट में ये ध्यान देना। तो ऐड कैसे करेंगे सर, ऐड करने टाइम इस मैट्रिक्स में जिस एलिमेंट का प्लेस जहाँ है, ध्यान से सुनना, इस वाले मैट्रिक्स में जो एलिमेंट जिस प्लेस पे है वो इस मैट्रिक्स में उसी एलिमेंट को टारगेट करेगा जो उसी के जैसे प्लेस पे है। ठीक, किसको टारगेट करेगा, अगर यहाँ ये रो फर्स्ट कॉलम में है तो यहाँ ये किसे टारगेट करेगा, यहाँ पे भी ये फर्स्ट रो और फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करेगा। यानी यहाँ पे भी अगर ये 1 पोजीशन पे है तो यहाँ किसको टारगेट करेगा, ये 1 पोजीशन पे। इतना लेंदी पेंदी अगर नहीं याद रखना है तो बस इतने ध्यान देना कि यहाँ फर्स्ट में है तो इसको इसके साथ ऐड कर देना, इस यहाँ पे है ये तो इसको इसके साथ ऐड कर देना। समझ में आया क्या करना है? सो यहाँ ये है तो इसको इसके साथ ऐड कर देना, यहाँ ये है तो यहाँ ये इसके साथ ऐड कर देना। इसको समझ में आया? उतना लेंदी याद नहीं रहेगा तो सीधा सीधा इधर से उठाना, इधर इसको प्लस कर देना, यहाँ से उठाना इसके साथ प्लस कर देना, इसको उठाना इसके साथ प्लस कर देना, इसको उठा के इसके साथ प्लस कर देना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ऐड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा ऐड करेंगे तो 2 + 1। अब डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, या तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले लिख लो एक बार 2 + 1,
ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद और डायरेक्ट कर ले रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो भाई, इतना तो कर ही लेगा ना, मैथ का स्टूडेंट है भाई। तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 5 7। तो ये मिल गया मेरे को a + b का वैल्यू मिला ना। अब चलो हम लोग b + a निकालते हैं। ठीक, तो b + a निकालने में क्या करना पड़ेगा, अगर इस वाले को अगर पहले लिखना होगा, इसको बाद में लिखना होगा, यानी पहले b का वैल्यू क्या है बच्चा 1 3 - 2 एंड 5। ठीक, प्लस उसके बाद 2 4 3 2। क्या करना है, सीधा सीधा उठा के प्लस कर देना, एकदम उठाना है, मुंडी पे पटक देना है इसको इसके साथ। तो क्या मिलेगा, ये यहाँ पे ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 7, ये मिलेगा 1, ये मिलेगा फिर से 7। तो ध्यान दो तो b + a, ध्यान दो यहाँ b + a और यहाँ a + b, देखो तो दोनों मैट्रिक्स में सेम आया वैल्यू, यहाँ पे भी और यहाँ पे जो वैल्यू सेम आया है ना। तो बस यानी कि उसका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है वो सेटिस्फाई करता है मैट्रिक्स। ठीक ना, अगर वो सेम ऑर्डर का हो। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अगर a + a b c 3 मैट्रिक्स है, तो अगर पहले b + c का वैल्यू निकाल के फिर बाद में a के साथ ऐड करेंगे, और दूसरे बार में a + b का वैल्यू पहले निकाल के फिर c के साथ ऐड करेंगे, तो इस केस में भी इक्वल आ जाएगा। हम इस सब का प्रूफ हमको नहीं देखना है। ठीक ना, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बस सिर्फ ये प्रॉपर्टीज जो है ना, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है। प्रूफ के लिए उतना पीछे नहीं रहना है कि प्रूफ जानना है जबरदस्ती, वो एग्जाम में नहीं आएगा। तो कायल झूठों मोल लेते रहेंगे सरदर्द वाला। अब ध्यान दो, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब होता है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है कि उसी में हम क्या जोड़े कि वही मिल जाए। ठीक ना, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब होता है, जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ 8 हम लिए हैं। ठीक ना, सपोज दैट 8 हमने माना है, तो इसमें हम ऐसा क्या जोड़े कि फिर से 8 मिल जाए, तो 0 प्लस करना होगा, 0 प्लस करना होगा ना, तो बस। तो यानी एडिटिव आइडेंटिटी इसका एग्जिस्ट करता है क्या, 0 नल मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स में हम नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा फिर से, अगर 2 + 0 करेंगे इससे सब यहाँ 0 0 हो जाता, तो 2 + 0 करते फिर से 2 मिल जाता, 4 + 0 करते फिर से 4 मिल जाता, तो फिर से क्या मिलेगा मेरे को, ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक, क्लियर है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है कि उसमें ऐसा क्या प्लस करे कि 0 हो जाए। ठीक ना, एडिटिव इनवर्स मीन्स उसमें ऐसा क्या प्लस करे कि वो 0 हो जाए। तो इसी एग्जांपल से चलते हैं कि 8 में ऐसा हम क्या प्लस करें कि वो 0 हो जाए। तो 8 में प्लस करना पड़ेगा मेरे को -8, तब वो 0 हो जाएगा। ठीक, या -8 में ऐसा क्या प्लस करे कि फिर से वो 0 हो जाए, तो इसमें प्लस करेंगे 8। समझ रहे हो। ठीक ना, तो एडिटिव इनवर्स उसमें ऐसा क्या प्लस करेंगे कि 0 हो जाए। अब भैया ए है वो, अब ए को 0 बनाना है तो ए से ही माइनस करना पड़ेगा। अगर पहले से -a है तो उसको प्लस करना पड़ेगा, तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर है। इतना दूर तक तो कोई टेंशन कुछ नहीं था, एकदम आसान था। इसके बाद देखो कैंसिलेशन लॉ। ठीक ना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि a + b = a + c, अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ रहे। ठीक, कैसा, a + b = a + c रहे, तब वो कैंसिलेशन लॉ से क्या होगा कि a और a कैंसिल हो जाएगा, तो इट मीन्स b = c हो जाएगा। ठीक ना, अगर ऐसा a + b = a + c हो तो b = c हो जाएगा। अगर b + a रहे, ठीक, और c + a दोनों इक्वल हो, ठीक, b + a = c + a हो, तब उस केस में भी a और a कैंसिल हो जाएगा, = c हो जाएगा। अब इसको बोलोगे कि सर अगर ऐसा लिखा रहे इधर, तो इधर आपने क्या किया, इसको भी राइट साइड में लिख दिया, इसको भी राइट साइड में लिख दिया है। अब क्या करो कि अगर ऐसा रहे सर, तो क्या ये b + c होगा, बिल्कुल होगा। कहोगे सर यहाँ तो ये तो लेफ्ट साइड में हो गया और ये राइट साइड में, तो कैसे हो जाएगा, बिल्कुल होगा। हमने क्या बोला है, अभी हमने बताया है यहाँ पे कि ये कम्यूटेटिव होता है, इसका प्लस कम्यूटेटिव होता है ना, तो यानी a + c = क्या होगा, c + a इक्वल होगा।
तो कोई फर्क है ही नहीं, तो इससे इसे भी कैंसिल हो सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया बात। तो चलो ऐसा क्वेश्चन अगर रहे सब निकालने के लिए a प्लस बी, बी प्लस ए, या ऐसा प्रूफ करने वाला रहे तो ईजी में हो जाएगा। ठीक ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला भी, कुछ इसी में अलजेब्रा वाला में 4 प्रॉपर्टी है। क्या इसमें ध्यान दो, अगर मैट्रिक्स ए है उसके साथ कोई एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसके एग्जांपल के साथ समझेंगे इसे हम। जैसे मान लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है, ठीक ना, 2 3 7 5 0 -2, ठीक ना। अब यहाँ के कोई वैल्यू, ठीक ना, के कोई वैल्यू मान लेते हैं के इक्वल टू 2 है, ठीक ना। तो क्या के इंटू ए इक्वल टू, यानी कि पहले के और ये, ठीक ना, तो के है 2 इंटू मैट्रिक्स ये वाला, ठीक, 2 3 7 5 0 -2 इक्वल टू। तो यहाँ क्या करना है ना बच्चा, यहाँ करना ये है कि यहाँ जो बाहर 2 है, ठीक ना, जो बाहर 2 है वो अंदर के सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, क्या करना है, बाहर जो 2 है मल्टीप्लाई में, ये अंदर के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, ये 2 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14, ये 2 फिर इस 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, ये 2 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये 2 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4। ठीक, अगर कोई बाहर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक ना, अगर उस मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो कांस्टेंट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, दूसरा में क्या है, वही वैल्यू, कोई वैल्यू कांस्टेंट के है उस, और 2 मैट्रिक्स है ए प्लस ए और बी, ठीक, 2 मैट्रिक्स ए और बी है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे भी पीछे में पढ़े थे, ठीक ना, तो के एक बार ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरे बार बी के साथ, जो जनरल मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, ठीक ना, एक बार के ए के साथ और एक बार के फिर बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर के माइनस वाला वैल्यू रहे, ठीक ना, जैसे के यहाँ पे अगर हम बोल देते नहीं ये माइनस में है, ठीक, ये माइनस में, तो जो जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। ठीक, माइनस में रहेगा तो या तो उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो पहले माइनस, या फिर बाद में पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और फिर बाद में माइनस, यहाँ से चाहो तो माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये माइनस वाला प्रॉपर्टी था। अब अगर मान लो पहले ही ए के साथ कोई यहाँ टर्म लिखा रहे, जैसे मान के चलो यहाँ पे 3 लिखा रहता, ठीक ना, ए के साथ पहले से ही 3 रहता, ठीक, तो यहाँ पे भी 3 रहता ये, ठीक, तब क्या करते, या तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करके डायरेक्ट इसको लिख सकते थे 6 इंटू, या 6 इंटू को हटा भी सकते हैं, ठीक, 2 3 7 5 0 2, ठीक, उसके बाद फिर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर जो वैल्यू आता वो आंसर होता मेरा। क्या करना था कि अगर पहले से ही 3 लिखा रहता या कुछ लिखा रहता ए के साथ में और के हम कुछ वैल्यू मानते तो क्या होता, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता, माइनस हटा देते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता तो 6 मिलता, या पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लो फिर बाद में 2 को मल्टीप्लाई करो, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हर केस में रिजल्ट सेम मिलने वाला है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन का छोटा सा रूल, जो थोड़ा सा याद रख लेना, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा इतना सा याद रखने में। क्लियर है? हाँ, तो अब देखते, अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन चीज़, ठीक ना, जो इसके बाद आपके बुक्स में अब यहाँ से पूरा चीज़ें, मतलब इसके बाद जितने भी एक्सरसाइज मिलेंगे आपको सब इसी से मल्टीप्लिकेशन से ही बेस्ट मिलेंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन चीज़, ठीक ना, जो मोस्टली बहुत टाइम में होता है, स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होता है, लेकिन घबराना नहीं है, हम हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक ना। तो मल्टीप्लिकेशन के पहले भी कुछ चीज़ को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट मान लेते हैं कोई 2 मैट्रिक्स होगा ए और बी, उसको मल्टीप्लाई करना है हमें पहले, ठीक ना, एक साथ 3 को तो नहीं है करेंगे, पहले 2 करेंगे, उसके बाद फिर थर्ड वाला को उसमें शामिल कर सकते हैं। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं 2 मैट्रिक्स ए और बी, ठीक, तो कब हम कहेंगे कि ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, या इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, या हम मल्टीप्लाई उसे कर सकते हैं, तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है। तो कब? जब ए में
जितने कॉलम्स होंगे यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक, मीन्स ए मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे, ठीक, क्या ए मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे उतना ही बी मैट्रिक्स में रो होना चाहिए। समझ में आई बात? ए मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे बी मैट्रिक्स में उतना ही रोज होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन हुआ तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, यानी ए बी एग्जिस्ट करेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ही ना मिलेगा, तो वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो कैसे? मान लेते हैं, लेट ऑर्डर मान लेते ए का क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए एम इंटू एन, तब उस केस में एंड ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन पी। ठीक, एन पी। तो ध्यान दो क्या हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स एम में, यानी ये वाला जो सेकंड वैल्यू होता है वो कॉलम्स का होता है और इधर जो फर्स्ट वैल्यू वो रो का, तो ये वाला चीज क्या, ये वाला चीज इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गई बात बच्चा? कौन इक्वल होना चाहिए? ये वाला। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे मान के चलते हैं कि हम ए को मैट्रिक्स लेते हैं 2/3 का, तो बी को क्या होना चाहिए 3, और इधर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे मस्ट, एकदम कंपलसरी, एकदम मस्ट है कि यहाँ पे 3 होना चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई उसका एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब सिर्फ कितने से है, मतलब सिर्फ इन से है, इन दोनों से है। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तभी मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहाँ कुछ भी वैल्यू रहे कोई टेंशन नहीं, बस सिर्फ ये इक्वल होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गई बात? क्या होना चाहिए सो? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, वो ए और बी मिलेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, ए और बी मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी को मल्टीप्लाई करने से एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, एक नया मैट्रिक्स मिलेगा ना, तो उसका भी ऑर्डर होगा। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा बच्चा ये वाला वैल्यू हो जाएगा ऑर्डर। ठीक, ये हो जाएगा ऑर्डर, और ये अगर इक्वल हो गया, ठीक, देन मल्टीप्लाई एग्जिस्ट, देन मल्टीपल एग्जिस्ट, तभी उसका मल्टीपल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो यहाँ ए और बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए और बी का ऑर्डर हो जाएगा एम पी। ठीक, ए और बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम पी। तो अभी हम एक रफली एक छोटा सा मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर यदि भूलने का कुछ वैसा टारगेट रहता है आप लोगों को, तो चलो हम क्या करते हैं, तो चलो अभी हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। एकाक को इसको माइनस ले लेते हैं, इसी को माइनस लेते हैं, ठीक ना, आसान अच्छा रहेगा। चलो इसको माइनस ले लेते हैं एक बार। ठीक, ये -6 हो गया। उसके बाद b को लेता हूँ मैं a b c x y z। समझने के लिए बच्चों कि समझेंगे कैसे, तो पहले यहाँ भी बताओ मेरे को, ऑर्डर बताओ इसका। इसका ऑर्डर क्या है 2/3 का, और इसका ऑर्डर है 3/2। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते थे मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि उसका जो ऑर्डर में इसमें जितना कॉलम है इसमें उतना रो होना चाहिए, हम ये चेक करते थे। मीन्स डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये वाला अगर इसके इक्वल हो जाए, मतलब इसका सेकेंड वाला इसके, ध्यान देना ये है कि हम मल्टीप्लाई किस करने टाइम किसको पहले रख रहे हैं, ठीक ना, किसे हम पहले रख रहे हैं। जैसे मान के चलो यहाँ हम ए बी लिखेंगे, ए बी लेंगे ना, ए बी लेंगे तो यहाँ ए किसको रख रहे हैं, ए को पहले रख रहे हैं। तो जो पहले है यानी ये
इसका कॉलम इसके रो के साथ इक्वल होना चाहिए। अगर हम दूसरा एग्जांपल से समझे कि मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर का, कोई एक बी मैट्रिक्स है 4/2 ऑर्डर का, तो हम अगर ए बी निकाल रहे हैं इसमें, इस केस के लिए अगर ए बी निकाल रहे हैं तो क्या देखना है कि ए वाला अगर ऐसा इक्वल हो गया तब ए बी होगा, ठीक ना। अगर ए बी निकाल रहे हैं तो ए का जो कॉलम होगा वो बी के रो के इक्वल होना चाहिए ये। तो अगर इसी केस में हम बात करें कि क्या बी ए एग्जिस्ट होगा, बी ए, तो बी ए के लिए क्या करना पड़ेगा, बी का ऑर्डर कितना है 4/2 और ए का ऑर्डर कितना है 3/4। तो इक्वल क्या होना चाहिए, ये वाला इक्वल होना चाहिए। क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर, से बात समझ में आई, क्या करना है। सो तो जिसको पहले मल्टीप्लाई करने में हम जिसको फर्स्ट प्लेस पे रख रहे हैं और जिसको सेकेंड प्लेस पे रख रहे हैं, तब उस केस में देखेंगे कि जो फर्स्ट प्लेस पे है उसका कॉलम दूसरे के रो के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस केस में नहीं हो रहा था तो इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है, बात समझ में आई। तो चलो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो ए बी निकालना है मेरे को, तो ए बी इक्वल टू क्या है, ए के प्लेस पे क्या है बच्चा, ए के प्लेस पे है 1 - 2 3 4 5 -6, ठीक। और बी के प्लेस पे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देंगे, प्लस करने टाइम यहाँ प्लस का साइन दे देते हैं, अभी मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे, ठीक। उसके बाद बी क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक ना। तो अभी तक हम ये सीख चुके हैं कि मल्टीप्लाई कब एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब ये सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक ना। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करने टाइम सबसे इंपॉर्टेंट यही ध्यान देना है मल्टीप्लाई करने टाइम में कि यहाँ जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, तो इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है। तो इस फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ जो फर्स्ट रो में एलिमेंट है उस इधर वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो फर्स्ट प्लेस पे उसको फर्स्ट के साथ, जो यहाँ है सेकंड पे उसको सेकंड के साथ, और जो थर्ड पे उसको थर्ड के साथ। क्लियर, बात समझ में आई। एक बार फिर से समझो, जो फर्स्ट प्लेस पे उसको फर्स्ट के साथ, जो सेकंड प्लेस पे उसको सेकंड के साथ, और जो थर्ड प्लेस पे उसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई बात। फर्स्ट वाले को यहाँ फर्स्ट के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, और थर्ड वाले को थर्ड के साथ, फर्स्ट स्टेप में, ठीक। अब मुझे ये बताओ जरा सा एक सेकेंड कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा। ए और बी का तो ऑर्डर अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और ए बी जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये बता दो। तो ए और बी का ऑर्डर हम यहाँ से देख के बता सकते हैं, ये 3 3 इसके साथ चला गया, ठीक। तो ऑर्डर कितना बचेगा, इसका रो और इसका कॉलम, इसका रो और इसका कॉलम। तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/2, यानी ए बी एक 2/2 मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ए बी कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, वो 2/2 ऑर्डर्स का, यानी उसके पास 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। यानी ए बी कुछ इस टाइप का होगा, ए बी कुछ इस टाइप का होगा, A11 A12 A21 और A22। ए बी इस टाइप का होगा, यानी ये 2/2 मैट्रिक्स वाला होगा, ठीक। ए बी का यही ना होगा ऑर्डर, यहाँ से कैसे, ये वाला तो मल्टीप्लाई के लिए हमको देखना पड़ता है इन दोनों को, लेकिन ऑर्डर के लिए ये और इसको देखना होता है, ठीक ना। तो ऑर्डर 2/2 हो गया, तो यानी ए बी जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। क्लियर है। तो चलो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी इक्वल टू, ठीक। तो क्या बोला मैंने, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ, और थर्ड को थर्ड के साथ, यानी रो और कॉलम का मल्टीप्लाई होना है, ठीक। मल्टीप्लाई में किसका मल्टीप्लाई होना है, यहां लिख लेना, मल्टीप्लाई में रो एंड कॉलम, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करना, इधर से रो और इधर से कॉलम, ठीक। इधर से रो इधर से कॉलम, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो 1 को
ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा मेरे को 1 इंटू ए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, अब ये फर्स्ट वाला हो गया। अब किसके पास पहुँचेंगे, ये 2 और बी का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब 1 को सबके साथ नहीं करना है, 1 को सिर्फ इसी के साथ करना है जो फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक, जो सेकंड में उसको सेकंड के साथ, जो थर्ड में उसको थर्ड के साथ। अब 2 बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो जब सेकेंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने जाएंगे हम फर्स्ट एलिमेंट के बाद, तो उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक, अब क्या है, -2 को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या, -2 को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये -2 इंटू बी। क्लियर है। ठीक, ये -2 इंटू बी, ये प्लस लगाना है। इसके बाद फिर क्या करना है, अब थर्ड वाले में आएंगे तो फिर से प्लस लगाएंगे, थर्ड वाले में आएंगे तो फिर से प्लस लगाएंगे। तो फिर थर्ड वाला किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू सी, 3 इंटू सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये इतना लंबा जो मिला है ना, ये A11 टर्म मिला है, ये A11 टर्म है, सॉरी एलिमेंट है। ठीक, ये वाला पूरा A11 एलिमेंट है। समझ में आ गई बात। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप में। इसके बाद अगेन फिर क्या करना है, फिर से क्या करना है, अब इसी रो को, ठीक ना, इसी रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसी रो को इस दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या, इसी रो को इस दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसको इसमें नहीं लिखना है, किस में लिखना है, ये A11 एलिमेंट हुआ तो इसके बाद A12 एलिमेंट में इसको लिखना है, मतलब इसके बाद वाले एलिमेंट में, ये जब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक, तो ध्यान दो, इसमें क्या हो जाएगा अबर होगा ये 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, फिर माइनस, यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर -2 इंटू वाई, -2 इंटू वाई, फिर 3 इंटू जेड प्लस 3 इंटू जेड। ठीक, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट। ये जो मिला है ना, ये मेरे को मिला है फर्स्ट रो। ठीक, ये क्या मिला हम लोग को, ये हम लोग को मिला है फर्स्ट रो, जिसमें से ये A11 एलिमेंट है और ये 12 एलिमेंट है। ठीक, उसके बाद फर्स्ट, यहाँ से इसका फर्स्ट रो हो गया। ठीक, यहाँ से इसका फर्स्ट रो हो गया। अब फिर क्या करना है, इस सेकेंड रो को, इस फिर से सेकेंड रो को, मतलब जैसे भी फर्स्ट रो के किए थे बस सेम उसी टाइप से सेकेंड रो को एक बार फिर से फर्स्ट रो के साथ, सॉरी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर जब यहाँ A22 एलिमेंट लिखेंगे तो इसी रो को फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A22 एलिमेंट मिलेगा। चलो देखो कैसे। तो 4 को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू ए, फिर 5 को B के साथ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, ये सेकेंड वाला सेकेंड के साथ 5 इंटू बी, उसके बाद प्लस -6 इंटू सी, ये फर्स्ट वाला हो गया। अगेन फिर अब क्या करेंगे, अब इस सेकेंड रो को यहाँ पर सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, सेकेंड कॉलम के साथ। तो फिर क्या मिलेगा, 4 इंटू एक्स, ठीक, 5 इंटू वाई, फिर प्लस -6 इंटू जेड। तो देखो इसका ऑर्डर कितना बना, ये है मेरा A11, ये A12, ये पूरा मेरा है A11, ठीक, ये पूरा A12, ये पूरा A13, A21 और ये A22। तो कितने ऑर्डर्स का मैट्रिक्स मिला, ये 2 बाई 2 ऑर्डर्स का। तो इसी टाइप से हमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो चलो अभी हम एक प्रॉब्लम से समझते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सो उस प्रॉब्लम को लिखेंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो चलो अभी हम देखते हैं, एक ये क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले भी जो पीछे हमने देखा था, तो ए भी मिला था A11, A12, A21 और A22। तो A11 क्या था वहाँ पे, मेरा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन था, ठीक ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन था। A12 क्या था, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन था, यही ना था। तो यहाँ जो लिखा हुआ है एलिमेंट, इसी से क्लियर हो जा रहा है।
A12 जो होगा वो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का, A21 जो होगा वो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो का, सॉरी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का, A22 जो होगा वो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो का, सॉरी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का। ठीक, इसी से देख के हम समझ सकते हैं, जो लिखा हुआ है ना ये एलिमेंट, उसी से कि A11 होगा तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, A12 होगा तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 होगा तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, इसी तरह से देख के समझ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फाइंड करना है, यहाँ पे ध्यान दो, ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/3। क्लियर? तो देखो तो क्या सेम हमें ढूंढना था, ये ढूंढना था, क्या ये सेम है, तो सेम है, तो मल्टीप्लाई एग्जिस्ट कर जाएगा। अब ये बताओ ए बी का ऑर्डर कितना होगा, ए बी का ऑर्डर कितना होगा 2/3, यानी ए बी जो मिलेगा मेरे को, ए बी जो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे वो 2/3 ऑर्डर का होगा। 2/3 यानी कि 2 रो होंगे और 3 कॉलम होगा, यानी ये A11, A12, A13, फिर A21, A22 और A23। अब इसे इस तरह से देख के बताओ, है ना, कि ये वाला जो एलिमेंट होगा वो किस रो और किस कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक, तो हम यहां देख के बता सकते हैं सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। किसका? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। उसी तरह इसमें बोलेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा। समझ में आ रही है बात? कैसे फाइंड करेंगे? सो भूल गए कि किसको मल्टीप्लाई करना है, तो अरे भैया यहाँ पे एलिमेंट देखो, उसके बाद खुद पता चल जाएगा किस रो और किस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रही है ना बात? यहाँ पे कॉलम को देखो कि किसको मल्टीप्लाई करना है, आप सॉरी एलिमेंट को देखो, एलिमेंट को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि किस रो और किस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रही बात? अब इसमें देख पूछेंगे हम कि इसमें बताओ किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को। क्लियर है? इतना तो आसान है भाई। तो चलो देखो ए बी को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले लिखेंगे ए बी, ठीक, उसके बाद ए का वैल्यू लिखेंगे 3 -1 4 2 3 1, ठीक, इंटू 1 2 3 3 1 2 4 0 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सबसे फर्स्ट में क्या मिलेगा, A11 एलिमेंट मिलेगा, A11 एलिमेंट मिलेगा, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को 3 × 1 प्लस -1 × 2 प्लस 4 × 3। क्लियर है भैया? 3 × 1 -1 × 2 4 × 3। फिर अब कहाँ जाएंगे, A12 में जाएंगे, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 3 × 3, फिर प्लस -1 × 1, फिर 4 प्लस 4 × 2, ये। फिर अब कहाँ जाएंगे, इस थर्ड वाले में, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 3 × 4 प्लस -1 × 0 प्लस 4 × 3, 4 × 3, ठीक, ये हो गया तीनों। अब क्या करना है, ये सेकेंड वाले में आते हैं, सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ इस एलिमेंट के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ए और 2 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 1 × 3, ठीक, फिर ये वाला और ये वाला, तो 2 × 3, 3 × प्लस 3 × 1, उसके बाद प्लस 1 × 2, फिर ये जाएगा 2 × 4 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 3। क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 और ये -2 और ये 12, ये मिलेगा, तो क्या मिला, ये 3 - 2 प्लस 12, ठीक। उसके बाद
यहाँ पे 9 और ये -1 प्लस 8, 9 -1 प्लस 8, यहाँ पे 12 प्लस 0 प्लस 12, ठीक है, ये इतना मिला। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये 2 प्लस 6 प्लस 3, यहाँ पे 6 प्लस 3 प्लस 2, यहाँ पे 8 प्लस 0 प्लस 3। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली यही किया है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, फिर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। तो कितने 2x2 मैट्रिक्स का एक 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिल गया ना फिर से। हाँ, तो चलो अब आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, ये 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1 और एक 12, तो कितना हो गया, ये 12 और 1 13, ये 9 में से 1 चला गया 8 और 8 16, फिर ये 12 12 24, यहाँ पे ये 6 3 9 और 2 11, 6 3 9 और 2 11, 8 3 11, ये मिल गया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू। समझ में आई बात, कितना आसान है, कोई टफ है, कोई कहीं पे भी कुछ मुश्किल लगा, बिल्कुल नहीं मुश्किल, एकदम आसान है। बस अगर नहीं समझ में आ रहा किसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले ऐसा लिख लेना, उसके बाद यहाँ से खुद क्लियर हो जाएगा कि A22 मीन्स क्या होता है, कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम, खुद क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था एक एग्जाम्पल, इसी टाइप से एग्जाम्पल आपके बुक्स में भी होंगे, तो एग्जाम्पल को छोड़ना मत भाई। इससे होता है ना कि सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बनाते हो और एग्जाम्पल वाले छोड़ देते हो, तो एग्जाम्पल वाले नहीं छोड़ना है ना, एग्जाम्पल वाले भी बनाना है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम्पल वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक ना, तो एग्जाम्पल छोड़ना नहीं, एग्जाम्पल भी बनाना है, ठीक। तो अभी कुछ इसका प्रॉपर्टी होता है 2-4, उसको भी देख लेते थोड़ा सा, और क्वेश्चन जरूर बनना भाई। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा आपसे तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया रहेगा, तो उस पर आप क्वेश्चन सेंड कर दो, या इंस्टाग्राम पे भी आप भेज सकते हो, वहाँ पे भी कि ये क्वेश्चन नहीं बना, कमेंट करके भी बता सकते हो। तो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। तो चलो एक और कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक, जिसमें फर्स्ट है एसोसिएटिव लॉ, ठीक ना। तो ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, यानी सेटिस्फाई करता है इस प्रॉपर्टी को, ठीक। मीन्स अगर 3 मैट्रिक्स दिया रहे ए और बी सी, 3 मैट्रिक्स दिया रहे जिसमें से पहले ए बी को बी सी को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो पहले ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर सी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, ठीक, ये प्रॉपर्टी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 3 चीज़ ध्यान देना। क्या है, फर्स्ट में ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो यहाँ ध्यान दो बी प्लस सी है ना, इसको प्लस करना, तो यानी ये दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ये दोनों का ऑर्डर सेम होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा बता दो, ऑर्डर क्या होगा, ए बी और सी, इन तीनों का ऑर्डर क्या होगा, तो ध्यान दो तीनों का ऑर्डर क्या होगा। सो यहाँ ए का ऑर्डर होगा एम एन मान लेते हैं, तो बी का ऑर्डर क्या मानना पड़ेगा, फिर हमें बी का ऑर्डर मानना पड़ेगा, हमें बी के ऑर्डर को हमें मानना पड़ेगा एन पी, एन बाई पी मानना पड़ेगा, ठीक। और तब सी के ऑर्डर को क्या मानना पड़ेगा, पी क्यू, ठीक। सी के ऑर्डर को क्या मानना पड़ेगा, पी क्यू, क्यों, एन इक्वल होना चाहिए और पी, तभी ना मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा, ठीक। यहाँ पे बी और सी का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी वो प्लस करेंगे, ठीक। तो ए और ध्यान दो, जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ए बी और ए सी होगा, ठीक, ए बी प्लस ए सी होगा। अगर बीच में माइनस रहता तो ए बी माइनस बी सी,
लेकिन अगर क्या हो कि ये ब्रैकेट वाला टर्म पहले रहे और ये बाद में रहे, ठीक ना, तब यहाँ ए बी नहीं करेंगे, तब यहाँ क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई होगा इस बी से, तो यानी बी ए और सी ए, बी ए प्लस सी ए। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस, ठीक, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस लगा देते, मीन्स यहाँ अगर माइनस रहे तो यहाँ पे भी माइनस रहेगा, ठीक। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे भी पढ़े थे हम एडिशन वाला में, तो इसमें भी होगा कि उसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि वही चीज़ रहे, कुछ चेंजिंग नहीं है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही चीज़ मिले। तो अगर 2 में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़े ऐसा चीज़ कि फिर से 2 मिले, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 1। तो इसमें भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक। तो यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से सेम मैट्रिक्स मिलेगा। उसके बाद ये 5 नंबर पे अगर ए को किसी नल मैट्रिक्स के साथ यानी जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स मिलेगा एम बाई पी ऑर्डर का, ठीक। अगर इसका एम एन ऑर्डर हो और इसका एन पी ऑर्डर हो तो जो ओ मैट्रिक्स मिलेगा वो एम पी ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स जो मिलेगा वो, ठीक। या को जीरो मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, किस ऑर्डर का, पर पी एन ऑर्डर का, ठीक। दूसरा उसके बाद ये 4 नंबर था ना, ये प्रॉपर्टी नंबर 4, ये 5। अगर a को माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने टाइम, या माइनस ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वो माइनस ए बी, मीन्स माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हम अभी पीछे एक मल्टीप्लिकेशन का 3-4 रूल पढ़े थे ना, के वाला, के प्लस माइनस वाला में के ए और फिर माइनस के ए वाला में, तो वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं, ठीक। माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो कॉम्यूटेटिव होता है ना वो इक्वल नहीं होता, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ ये सेटिस्फाई नहीं करता, मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक। ए और बी दो ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसमें ए बी भी डिफाइंड हो और बी ए भी डिफाइंड हो, क्या, ए बी भी डिफाइंड हो और बी ए भी डिफाइंड हो, दोनों डिफाइंड होगा, मीन्स ए बी भी निकल सकता है और बी भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ए को बी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बी को ए से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों एग्जिस्ट करेगा, तब उस केस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी होगा, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। लेकिन एक नोट में ये होल्ड करेगा कब, अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का, क्या, डायगोनल मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का, तब वो कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, ठीक। क्या, डायगोनल मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट छोड़ के सारा एलिमेंट जीरो होता है, यही ना होता है, डायगोनल एलिमेंट छोड़ के सारा एलिमेंट जीरो होता है, तो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, ठीक। तो आज हम लोग इतना कुछ सीखे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो आप लोग क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस करो, नहीं बनता है तो मेरे पास भेजो, हम उसका सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक ना। मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों के पास भेजूंगा, तो ज़रूर अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर भेजो। और इसमें मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा ही मल्टीप्लाई करने टाइम में, कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो करो। और कल हम लोग इससे ये जितना भी आज हम लोग हलवा बनाए हैं इन सभी से रिलेटेड कल कुछ और क्वेश्चन करेंगे बुक का, और आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें। नहीं बन रहा है तो उसको बताओ कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, आप लोग कमेंट करके बताओ, देख के बताओ, हम उसका सॉल्यूशन यहीं पे बताएंगे, एकदम आके यहीं पे एकदम सॉल्व करके बताएंगे आप लोगों को, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में।